कभी तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम कोई पेपर दे के आओ और तुम्हें लगे कि भाई इस पेपर में तो मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, बट जैसे तुम उस पेपर के नंबर को देखो तुम्हारी एकदम से, और जब तुम्हें पता चले कि वो नंबर कहाँ कटे हैं तो तुम्हारी, और ये सब तुम्हारे साथ तब हो जबकि तुम टॉपर हो तो तुम्हारी तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकुश और इस चैनल पे मैं अपनी स्टोरी टाइम वीडियोस डालूंगा जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ कभी ना कभी हुए थे पास में उनके बारे में। तो आज की स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है और ये स्टोरी कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी परसों की बात है, ट्यूसडे की 30 सितंबर की, जब मुझे मेरी सोशल साइंस की आंसर शीट मिली। और जैसे ही मैंने अपने नंबर देखा मैंने कहा भाई ये क्या है। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। पहले हमारी जो पहले की सोशल साइंस की टीचर थी, मतलब 9th क्लास में छुट्टियों से पहले हमारी एक सोशल साइंस की टीचर आई थी और छुट्टियों के बाद हमारी वो सोशल साइंस की टीचर जुलाई मंथ में चेंज हो गई थी। तो जो छुट्टियों से पहले वाली टीचर थी ना भाई, वो इतनी बढ़िया थी, इतनी स्वीट थी, वो पेपरों में नंबर बांटती थी लिटरली टेस्ट वगैरह में। ऑल्दो उन्होंने हमारे पेपर चेक नहीं करे, बट जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन्होंने हमें इतने अच्छे से नंबर दिए और वो बहुत अच्छी थी। तो जो हमारी नई टीचर आई थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बना रखी थी कि बेटा मैं पढ़ाई और डिसिप्लिन के मामले में स्ट्रिक्ट हूँ, चाहे तुम बुरा मानो या भला मानो, ठीक है। तो उसके बाद ना हमारे PT1 और PT2 की दोनों आंसर शीट उन्होंने ही चेक की थी और PT1 और PT2 दोनों एग्जाम्स में मैंने टॉप किया था और जो हाफ ईयरली के पेपर हुए उनमें मैंने टॉप नहीं किया। तो कोई भी अब ये मत बोलना कि भाई PT1 और PT2 में इसने टॉप किया था, हाफ ईयरली में इसने टॉप नहीं किया इसलिए ऐसे ऐसे बोल रहा है अपनी टीचर के बारे में। नहीं, पहले पूरी बात सुन लो। मेरे हाफ ईयरली में आए हैं 80 आउट ऑफ 61, ठीक है। और ये नंबर मेरे को अपने पेपर के मतलब रिजल्ट तो दिखाया गया था 30 सितंबर को, बट ये नंबर मेरे को अपने पेपर से 4 दिन पहले पता चल चुके थे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि कभी भी मैं नंबरों को लेकर रोता नहीं हूँ अनटिल एंड अनलेस वो सही जगह पे और वैलिड रीजंस की वजह से टीचर्स ने काटे हो। तो वो जो टीचर थी, फॉर द वीडियो लेट्स कॉल हर शिखा, ठीक है, क्योंकि मैं नाम तो ले नहीं सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस। मतलब मैं उस टीचर को पसंद नहीं करता था स्टार्टिंग से। ऑल्दो जब ये सितंबर का मंथ आया तो मतलब थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हो गई थी मेरी उन टीचर के साथ, बिहेवियर वाइज अच्छी हो गई थी, वो उन टीचर का बिहेवियर भी थोड़ा अच्छा हो गया था। बट जब से हाफ ईयरली वाली बात हुई है आई डिडंट लाइक हर एट ऑल। तो मेरे और उन मैम के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुए थे। एक तो मतलब जो जब वो आई थी उसके 1-2 हफ्ते बाद उन्होंने हमारी फिटिंग अरेंजमेंट कर दी कि बेटा तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठोगे, ऐसे ऐसे बैठोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो रहा था क्लास में और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, विच इज़ ओके फाइन, वहाँ तक भी ठीक था। पर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ बच्चे थे जिनको उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठने दिया। उन्होंने कहा, और जब हमने रीज़न वगैरह पूछा क्वेश्चनिंग की तो शी वॉज लाइक बेटा मैंने इन्हें इसलिए बिठाया ताकि इन्हें देख के तुम सीखो, इसलिए मैंने इन तीनों की फिट चेंज की क्योंकि ये डिसिप्लिन में रहती है। मेरे बगल में जो बच्चा बैठा था ना फिटिंग अरेंजमेंट में, वो क्लास का सबसे शांत बच्चा था। उसका नाम रख लेते हम सपोज रोहन। जो रोहन मेरे बगल में बैठा था वो क्लास का सबसे शांत बच्चा था। और मेरे को हैरानी इस चीज़ पर हुई कि मैम ने जिन बच्चों की फीट चेंज नहीं की थी, जो कि 2 तो मॉनिटर्स थे और एक और थी, ठीक है, उनकी फीट चेंज नहीं की और उन्होंने कहा कि वो डिसिप्लिन में रहते इसलिए। भाई मेरे बगल में जो बच्चा बैठा था ना वो क्लास का सबसे शांत बच्चा था, वो बोलता तक नहीं था भाई। और जब मैंने क्वेश्चनिंग की मैम से इस चीज़ पे तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को फिटिंग अरेंजमेंट के लिए पार्टनर्स चाहिए थे इसलिए मैंने फीट चेंज कर दी। भाई ये क्या बात होती है, एक तरफ तुम कह रहे हो कि बातें करते थे इसलिए फिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया, एक तरफ जो क्लास में सबसे शांत बच्चे उसकी फीट चेंज कर दी तुमने। और जो बच्चे बातें करते थे एक्चुअल में, मतलब उतनी बातें नहीं करते थे बट वो भी करते थे अच्छी काफ़ी, जिनकी फीट चेंज नहीं की थी मैम ने, उनके लिए कह रहे हो कि वो बातें नहीं करते इसलिए फीट चेंज करी। और जब ये सब हुआ उसके बाद वो कहने लगे कि बेटा वो बातें करते हैं ना तो वो चुप भी हो जाते हैं। भाई इतनी ओडेसिटी कहाँ से लाते हो तुम, मतलब कुछ भी अपने फेवर करना है, मतलब अपने आप को बचाना है तो कुछ भी बोलो, पहले कुछ और बोलो उसके बाद कुछ और बोलो, पलट जाओ एकदम से। फैंस बने ना बने कोई बात का, सामने वाले की नज़र में तुम्हारी कैसी भी इमेज जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपने आप को फेस करो सबसे पहले। और उसके बाद भाई इस फिटिंग अरेंजमेंट को लेकर तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे हमारी क्लास में, मतलब हमने इंचार्ज वगैरह को भी एप्लीकेशन लिखी, बहुत सारी चीज़ें करी और सिर्फ फिटिंग अरेंजमेंट्स के लिए नहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए लिखी थी, जो कि अभी मैं यहाँ पे सारी नहीं बता सकता। और मैंने अकेले लिखी थी, मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स और थे, और मतलब हाँ पूरी क्लास ने एग्री किया था कि भाई तुम लिखो हम साइन करेंगे ऐसे करके। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब हुआ ना इंचार्ज के पास एप्लीकेशन गई तो एक चीज़ और, इस एप्लीकेशन वाली बात को ना हमने मॉनिटर से कहा था कि प्लीज़ तुम मैम को मत बताना, क्योंकि उन्होंने कहा था ना हम साइन करने वाले, तो हमने कहा था भाई अगर तुम साइन ही नहीं कर रहे तुम इससे बाहर हो, और हमने कहा था कि रिक्वेस्ट कर रहे कि प्लीज़ मैम को मत बताना। उसके बाद सारे बच्चों ने उस पर साइन किए थे, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लास ने साइन किए थे, मॉनिटर्स ने नहीं किए थे और भी बहुत सारे बच्चों ने कर दिए थे। हमने मॉनिटर्स को कहा कि भाई अगर तुम सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो तुम मैम को जाके बोलना भी बट उन्होंने क्या किया, जैसे ही रिसेस हुई उन्होंने जाके सारी बात वो शिखा को बोल दी, ठीक है, शिखा मैम कह देता हूँ वीडियो के लिए क्योंकि वो टीचर थी मेरी, शिखा मैम को बोल दी।
तो उसके बाद क्या हुआ, एक एक करके बच्चे आने लगे कि भाई हमें अपने फ़ाइन कटवाने, पता नहीं क्यों। और मेरे को पता था बच्चे यही चीज़ करेंगे, फिर मैंने कहा था मॉनिटर को कि मैम को मत बताओ। उसके बाद वो एप्लीकेशन इंचार्ज तक गई, इंचार्ज ने किसी को नहीं कुछ बोला। मैं, मेरे और 2 जो फ्रेंड थे, हम मेन थे, हमने एप्लीकेशन वगैरह लिखी थी पूरी। हमने बुलाया, हमारी 1 घंटा काउंसलिंग वगैरह की, सब कुछ हुआ। और ये मैटर यहाँ तक हाई पे पहुँचा। उसके बाद ये पूरा डाउन चला गया एकदम से, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की सुनी नहीं जाएगी। भाई गलत मामलों में मत सुनो, बट जहाँ सही है वहाँ भी नहीं सुनने वाले, ठीक है। पहली बात, मैं ये वीडियो अपने स्कूल को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो कोई भी बंदा जो इस वीडियो को देख रहा हो, स्कूल की टीचर, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी बच्चा, कोई भी मॉनिटर, कोई भी, तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि ऑफेंड मत होना, क्योंकि मैं वीडियो स्कूल को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये बस मेरी स्टोरी टाइम वीडियो है, जो मेरे साथ हुआ है मैं बस वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी इस वीडियो को लेके ऑफेंड मत होना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। बाद पूरा मैटर हुआ, तो ये वाला मैटर को तो उसके बाद वाला पूरा मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम टाइम पे आते, PT1 और PT2 में मैंने टॉप किया था, ठीक है। और मैं बहुत खुश था, और अगर मैं टॉप नहीं भी करता ना, मैं खुश रहता। बस मेरे टीचर ने सही जगह पे नंबर काटो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, भले ही मेरे कम भी क्यों ना हो। और सोशल साइंस का पेपर जब मैं दे के आया था ना, तो मेरे चैनल पे मिनी व्लॉग भी पड़ा, मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। मैं इतना खुश था ना भाई, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। आई वॉज लाइक मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। सिर्फ मैप वाले क्वेश्चन के अलावा मेरा पूरा पेपर अच्छा गया था। और जब मेरे को पता चला कि मेरे इकसेट नंबर है 61, तो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट मैं कोई ऐसा सैड नहीं था, मैं मातम नहीं मना रहा था, मैं खुश था भाई, आ गए ठीक है, हो गया जो हो गया। एक्सपेक्टेशन मेरे को 69 या 70 की थी, क्योंकि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बट मैंने नंबर सुने तो ठीक है। उसके बाद 30 सितंबर का दिन, परसों का दिन, जब हमारे पेपर लेके आई मैम, सबसे पहले तो हमें हमारी आंसर शीट्स मिली, और उन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिया था, बेटा कंपैरिजन करके कोई मेरे पास आंसर शीट्स नहीं लाएगा, अपनी शीट में देखना, अपनी टोटलिंग वगैरह देखो, कहीं गलती है तो आउट्स लेके आओ। नंबर देखते ही भाई हमारी क्लास के बच्चों के पर खच्चे उड़ गए। नंबर तो पहले से ही पता था। जब हमने देखा ना कि चेकिंग कैसे हुई है, तब भाई सब ऐसे के ऐसे बहुत चक्के से रह गए थे कि भाई ये क्या हो गया। मैंने अपना पेपर देखा, मेरे को लगा था मेरे नंबर MCQ या फिर फर्स्ट डिवीजन या फिर 1 मार्कर में कटेंगे केस स्टडी में, मेरे नंबर क्वेश्चन आंसर में कटे। मैंने इतने बड़े बड़े आंसर लिखे थे एक पेज के, और उन्होंने इतना कहा था कि NCERT पढ़ना बेटा, NCERT पढ़ना, NCERT को प्रायोरिटी देना, और हर क्वेश्चन के बाद माइंड मैप बनाना, सब कुछ करना। मैंने NCERT इतने अच्छे से पढ़ी थी ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो खास कर इन 2 सब्जेक्ट्स की मैंने बहुत अच्छे से NCERT पढ़ी थी। और जब हमारे रिजल्ट्स वगैरह आए ना, तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी भाई इसमें नंबर कटेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को 1 नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को 4, 2, 3 ऐसे नंबर दिए हुए। और पता है कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें जितना बुक में दे रखा था ना, मैंने पूरा छाप दिया, पूरा का पूरा छाप दिया। और तब भी टीचर कह रही बेटा इसमें ये पॉइंट मिसिंग है, और वो पॉइंट NCERT में नहीं था। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो शिखा मैम की आंसर की थी ना, उन्होंने थोड़े बहुत आंसर NCERT में से ही थी वो आंसर की, बट जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो उन्होंने बाहर से भी नोट की होंगी, और वो टीचरों ने पता भी होगा। हम स्टूडेंट, हमें इतना नहीं पता, हमें अपना सिलेबस पढ़ने का तो टाइम मिल नहीं रहा, एक्स्ट्रा हम कहाँ से पढ़ेंगे। और जब हम पेपर लेके गए तो वो कह रही बेटा इसमें ये एक्स्ट्रा लिख देते। 5 नंबर के क्वेश्चन में मैंने इतने बड़े बड़े आंसर लिखे। पहले तो मैंने पूरा आंसर लिखा 5 पॉइंट्स में, या फिर जो पैराग्राफ वगैरह था वो, उसके बाद मैंने माइंड मैप बनाया, उसके बाद मैंने कंक्लूजन वाली लाइन भी लिखी, उसके बाद भी मेरे को 2 नंबर 3 नंबर ऐसे नंबर मिल रहे हैं। तो भाई मेरे को गुस्सा आएगा। और हमारी क्लास में एक और लड़की थी, ठीक है, जिसके आए थे 49, और वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी, वो टॉपर थी। मैं और वो लड़की, हम दोनों 8th क्लास के टॉपर्स थे। उसके नंबर देख के भाई उसे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई, भाई इतने गंदी तरह से चेकिंग की थी ना, सारे बच्चे फैड थे। मेरे साथ नहीं किया उसने सबके साथ किया, मॉनिटर वगैरह सब फैड हो गए। हमारी क्लास का जो मॉनिटर था ना, उसके आए थे 39, एक और मॉनिटर थी उसके भी आए थे 52 ऐसे करके। और जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ 49 है भाई, वो मतलब थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और वो रोने लग गई इतनी बुरी तरह भाई, वो रोई ना, उसके इतने गंदी तरह चेकिंग की। मैंने उसका पेपर देखा, मैंने कहा भाई कोई कितना ही वो हो सकता है। और मैं जब डाउट्स पूछने गया ना, तो मेरे आधे डाउट्स लिए थे, सारे डाउट्स भी नहीं लिए, आधे डाउट्स लिए। और एक क्वेश्चन वो भी था जिनमें उन्होंने नोट लिख के दे रखा था कि बेटा इसमें हाँ नंबर घटे। ऑल्दो जितना मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर थोड़ा होना चाहिए था बड़ा, बट अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमारी बुक में 2 नंबर के अकॉर्डिंग दे रखा और वही क्वेश्चन तुम 3 नंबर में दे दोगे, तो हम कैसे लिख पाएंगे। NCERT में उसका आंसर जितना दे रखा होगा हम उतना ही तो लिखेंगे, क्योंकि हमने उतना ही पढ़ा, हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। एक माउंटेन पासिस वाला क्वेश्चन था जिसमें NCERT का आंसर जितना दे रखा था मैंने उतना लिखा, बट उसमें लिख के दे दिया कि बेटा ये नहीं लिखा तुमने। मेटल वर्कर्स वाले आंसर में उन्होंने कहा उनके वेजेस के बारे में नहीं लिखा, और वो क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2 नंबर का। भाई ऐसे नहीं होता, हर चीज़ वो
हर चीज़ वो ऐसे दिखा रही थी कि हाँ भाई बिल्कुल सही चेकिंग हुई है, मैंने सही मार्क्स दिए तुम्हें, जितने तुम डिफर्व करते तो उससे भी ज़्यादा डिफर्व किए। जितने मार्क्स उन्होंने दिए थे ना उतने मैं बिना पढ़ के भी ले आता, 60-62 में बिना पढ़े भी ले आता सोशल साइंस में। इतनी मेरी कैपेबिलिटी थी, इतना मैं पढ़ता था क्लास में। और इकोनॉमिक्स का भी एक क्वेश्चन था एमसीक्यू में वेजिस वाला, जिसमें था फार्म लेबरर्स को वेजिस कैसे मिलते थे, तो उसका आंसर इकोनॉमिक्स की बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए था वेजिस कैन बी इन कैश और काइंड। ठीक है, जो 9th वाले होंगे उन्हें पता चल जाएगा, मतलब जो थोड़े पढ़ते वगैरह होंगे, ठीक है, उन्हें पता चल जाएगा। बट उसका आंसर सब बच्चों ने, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्लास ने वही टिक किया, और वो सबका गलत था। हम पूछने को तो वो उनका आंसर था कि बेटा मेरी आंसर की में आंसर नहीं है, इसलिए गलत कर दिया। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया था, जो कि किसी काम का था नहीं। कुछ क्वेश्चन थे असाइनमेंट बुकलेट के हमारे, जो हमारे स्कूल वालों ने एक्स्ट्रा लगवाई। मेरे को नहीं पता भाई उन्होंने असाइनमेंट बुकलेट क्यों लगवाई है, कि फ्रीजन से लगवाई, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी तो पूरी होती नहीं, असाइनमेंट और कर लो तुम। और असाइनमेंट के क्वेश्चन इतने टफ थे ना, असाइनमेंट के जो एमसीक्यू आए थे ना, मैं रट के गया था सारे टू सेट। और कई सारे एमसीक्यूज जिनका आंसर असाइनमेंट में अगर ए दे रखा था और मैंने भी ए लिखा है, तब भी गलत कर रखा है, पता नहीं क्यों। या तो फिर उन्होंने असाइनमेंट में गलत लिखवाया आंसर, जो कि उनकी गलती है, तो फिर हमारे नंबर क्यों काट रहे उस चीज़ के लिए। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था वुमेन वाला, मतलब वुमेन्स की कंडीशन बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में। मैंने उसका इतना बढ़िया आंसर लिखा था ना, पूरे 5 पॉइंट्स में, माइंड मैप बनाया, कंक्लूजन भी लिखा। एक और क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट क्या पड़ा रशिया पे, वो बताओ। हिस्ट्री मैं इतने अच्छे से करके गया था ना, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नंबर घटेंगे। हिस्ट्री में 5 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को 3 नंबर 2 नंबर दे रखे, और कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें 3 में से 3.5, 5 में से 4 दे रखे। मैं पूछने गया तो वो कहने लग गई कि बेटा 3 में से 3.5 मिल तो गए, 5 में से 4 मिल तो गए, बहुत है ना भाई। आधे आधे नंबर से 1 नंबर बनता है, 1 नंबर से 5 नंबर बनते हैं, 5 नंबर से 10 नंबर बनते हैं, 10 नंबर से 80 नंबर बनते हैं। आधे नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है, आधा नंबर डिसाइड कर सकता है कोई फेल होगा पास होगा। आधे नंबर से क्या होता है, 1 नंबर से क्या होता है, 5 में से 4 मिल गए खुश रहो, ये बात नहीं होती। और आधे डाउट्स लिए आधे छोड़ दिए। वो कह रही बेटा मैं हर क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकती, ये नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं, बाकियों को भी। मैंने ना सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद उन्होंने जैसे बोला मैंने अपना पेपर रखा और मैं आ गया वहाँ पे। पेपर मिलने से पहले ना मैं इतना खुश था, मैं थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटेड था, बट मैं सैड नहीं था। जैसे ही पेपर मिला रिजल्ट लेने के बाद मैं इमोशनल हो गया। ऑब्वियसली मैं भैं करके नहीं रो रहा था क्लास में, बट थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था। और वो जो लड़की थी जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी मतलब थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, और हम दोनों ही थे जो मतलब थोड़े इमोशनल से हो गए थे, क्योंकि भाई जिस वे से हमने पेपर लिखा था ना और जिस वे से चेकिंग हुई थी वो बहुत ही घटिया तरह से चेकिंग हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि मतलब मैम से हमारी कोई दुश्मनी, बट आंसर की के अकॉर्डिंग जो मैम की थी वो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रही थी, पता नहीं क्यों। मैच भी कर रही होगी तो उस आंसर की में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी में नहीं थे, और हम अपनी साइड से उन्हें नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई इसने कब किया, इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चलो हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और 5 भी नहीं 6 इनफैक्ट एआई भी है। इतने सारे सब्जेक्ट्स का पेपर लिखो, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज कहाँ से ग्रैब करें। एक क्वेश्चन नर्दर्न प्लेन वाला भी था कि मतलब नर्दर्न प्लेन को पूरा एक्सप्लेन करो। मैंने पूरी एनसीईआरटी छाप दी थी, नर्दर्न प्लेन किन किन रिवर से बने, कैसे उसकी फॉर्मेशन हुई, रिवराइन आइलैंड्स के बारे में, उसके बाद जो वो पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, तो उसके बाद भाबर, खादर, तेराई, इन सब के बारे में मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। इतना बड़ा आंसर था मेरा। उसके बाद मैंने माइंड मैप भी बनाया, मैंने कंक्लूजन भी लिखा। मेरे को 2 नंबर मिले, और जब ये वाला आंसर पूछ रहा था ना तो शी वाज लाइक कि बेटा मैं अपनी आंसर की भेज दूंगी, तुम्हें मेरे को मैसेज करना, और अगर फिर भी कोई डाउट है ना मैं आधा नंबर बढ़ा दूंगी। भाई तुमने डाउट्स भी पूरे नहीं लिए और तुम कह रहे हो कि तुम आधा नंबर बढ़ा दोगे। बाकी भाई मेरे को डाउट्स थे पूरे पेपर में, हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत गंदी टूटी थी। मेरे को जिन जिन क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन थी ना कि भाई मेरे इनमें अच्छे नंबर आएंगे, उन्हीं में मेरे नंबर गड़े। एक क्वेश्चन था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाला, जिसमें दे रखा था कि चाइना में इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर नहीं थे। मैंने उसमें पूरा लिखा। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने पोलिंग बूथ वाला पॉइंट नहीं लिखा, सब नहीं लिखा। मैंने कहा मैम वो सारे पॉइंट्स मैक्सिको वाले के थे कि मैक्सिको में इलेक्शन फ्री एंड फेयर क्यों नहीं होते थे। उसके बाद वो कहने लगे कि बेटा ये आंसर तो PT2 में भी था। मैंने कहा मैम पहली बात तो ये चैप्टर ही PT2 में नहीं था, जिसकी आप बात करो वो PT1 का था, और PT1 में भी ये नहीं था, मैक्सिको का था। देन शी वाज लाइक नहीं बेटा तो PT2 में था ही। हमारे PT2 का सिलेबस था सोशलिज्म, फिजिकल फीचर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिफाइन, डेमोक्रेसी वाला चैप्टर था ही नहीं। तब भी शी वाज लाइक कि नहीं बेटा था। उसके बाद मैंने जब बताया तो शी वाज लाइक ओके हाँ ठीक है, नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। और मेरे को तो भाई इतनी एक्सपेक्टेशन थी ना सोशल साइंस में। मेरे हमेशा इंग्लिश और हिंदी से ज़्यादा आए सोशल साइंस में, और मेरे इंग्लिश और हिंदी में 68 और 67 आए, ठीक है, और मेरे सोशल साइंस में 61 है। तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन टूट गई पूरी। मैंने चेकिंग देखी, मैंने पूरा चेकिंग का वे देखा, एंड आई वाज लाइक भाई जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी ना उस हिसाब से मेरे नंबर नहीं आए। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था मेरे अकॉर्डिंग, और
तब भी मेरे इतने घटिया नंबर आए ना, तो मेरे को तो भाई सोशल साइंस से बिल्कुल नफरत हो जाएगी इस एग्जाम के बाद। अभी तक पता है क्या, मेरे को सोशल साइंस अच्छा नहीं लगता था, बट मेरे उसमें अच्छे नंबर आते थे ना, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती थी कि नहीं मैं आगे और अच्छा कर सकता हूँ। अब जिस वजह से चेकिंग हुई है ना मेरे, और जैसे मेरे नंबर आए भाई, मेरे को सोशल साइंस नहीं अच्छी लगने वाली, और अब मैं सोशल साइंस के पेपर के लिए पढ़ूंगा भी नहीं। 5 सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूँ, उन्हीं 5 में मैं मेहनत करूंगा, मैं नहीं करने वाला सोशल साइंस में मेहनत। अगर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा, जितना तुम डिजर्व करते हो उतना तुम्हें मिल ही नहीं रहा मेहनत करने के बाद भी, तो क्या फायदा है फिर मेहनत का, छोड़ दो फिर उसे। जो वो लड़की थी ना जिसकी मैं बात कर रहा था, उसके मेरे पास मैसेज भी आया कि मतलब पीटीएम में कंप्लेंट वगैरह करेगा ये वो। तो मैंने कहा नहीं भाई पीटीएम में नहीं हो पाएगा इतना, क्योंकि भाई अब जो हो गया ना वो हो गया, नंबर नहीं बढ़ने वाले। आधा नंबर, 1 नंबर, मैक्स टू मैक्स 1.5 नंबर बढ़ जाएगा, और कितने ही बढ़ेंगे। तो मेरे को तो एक्सपेक्टेशन थी ना, अब ना मैं भीख मांगने वाले नंबर हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे को पता है कि मुश्किल से आधा 1 नंबर बढ़ेगा, तो उसके लिए मैं जाके ना भीख नहीं मांगूंगा मैम के सामने, मेरे नंबर बढ़ा दो, मेरे नंबर बढ़ा दो। क्योंकि मेरी भाई सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि कुछ लोगों के अंदर नहीं होगी, बट मेरे अंदर तो है अभी भी अपनी। और मैं अपना घर का सीन भी बताता हूँ तुम्हें। मैंने जब अपने घर पे बताया ना इन चीज़ के बारे में, तो मेरे घर वालों का रिएक्शन था भाई 61 आ चुके बहुत है, और ये नंबर कौन सा कहीं काम आएंगे ऐसे ऐसे। मैंने कहा कंप्लेंट करने को, कह रहे छोड़। भाई मैंने इतनी मेहनत की, मेरे को उसका रिजल्ट नहीं मिला। मैं टॉपर्स में आता हूँ अपनी क्लास के। भाई वहाँ मेरी एक तो वहाँ से एक्सपेक्टेशन टूट गई कि मैंने सोचा घर वाले जाएंगे कंप्लेंट वगैरह करेंगे, मेरी वहाँ से एक्सपेक्टेशन टूट गई। तो उसके बाद पीटीएम में तो मैं किसे लेके जाने वाला था, तो मैंने सोच लिया भाई अब मैं ना सोशल साइंस पे ध्यान देने वाला हूँ ज़्यादा, पेपर आएंगे हल्का फुल्का पढ़ूंगा। और मतलब ना मेरे को हर सब्जेक्ट ना इतना तो आते ही क्लास में पढ़ के कि मैं उसमें पास हो सकूँ बिना पढ़े भी, पेपर से पहले बुक उठाए भी। तो भाई मैं अब नहीं पढ़ने वाला, भाड़ में गए अच्छे नंबर। जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हो, और तुम उसका 50% रिजल्ट भी नहीं मिल रहा, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी मेहनत का। जहाँ जो तुम्हें एक्सपेक्टेशन हो भाई इसमें अच्छे नंबर आएंगे, इसमें इतने अच्छे तुम आंसर लिखो, सब कुछ करो, इतने बड़े बड़े इतने पूरे अच्छे वे से प्रेजेंटेशन दो पेपर का, तब भी तुम्हारा रिजल्ट सेटिस्फाइंग नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा फिर पेपर का। क्योंकि भाई सोशल साइंस ने एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ज़बरदस्ती इंटरेस्ट लगा के पढ़ते हैं। नहीं पढ़ी जाती सोशल साइंस, मेरे से भी नहीं पढ़ी जाती, मैं भी पढ़ रहा हूँ जैसे तैसे। पर अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं है ना, और तुम उसमें 100% एफर्ट्स डालोगे, तब तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट में अब मुझे और अच्छा करके लाना है। बट अगर तुम्हारे नंबर ही यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो तुम्हें क्या मोटिवेशन मिलेगी। ये मत समझना कि मैंने इसे किसी नेगेटिव वे में बनाया, मैंने बस ये बताया कि किस तरह से मेरी लाइफ का जो बेस्ट एग्जाम था वो मेरी लाइफ का वर्स्ट एग्जाम बन गया। बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, वर्स्ट अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम। मेरे को जितने एक्सपेक्टेशन थी भाई उतने नंबर मेरे नहीं आए, तो मेरे को तो भाई बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। और क्लास में सबके सामने जब मतलब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था ना, तो उसके बाद मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी आते, बोल कह रहे इंचार्ज के पास चल कंप्लेंट करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे करें। भाई मैं तो इमोशनल था, बच्चों को गुस्सा आ रहा था, बच्चे मेरी साइड ले लेके आ रहे, भाई तू टॉपर है, तू भी अगर अपने नंबर से इतना वो नहीं तो क्या फ़ायदा। फिर वो मेरे को कह रहे चल चल चल। मैंने कहा एक बार हमने भरोसा करके देख लिया था, एक बार हमने ट्राई करके देख लिया था इंचार्ज वगैरह पे, क्या हुआ था हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली थी। जब एप्लीकेशन लिखी थी हमने एक बार किसी चीज़ के अगेंस्ट, शिखा के अगेंस्ट, तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो उल्टा डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, हमें ही सुनने को मिला था। तो मैं दूसरी बार जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाने वाला, मैं अपनी साइड से इतना कर सकता हूँ। देखो जहाँ पे रिजल्ट मिलेगा मैं वहाँ पे एफर्ट्स डालूंगा। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अपना इंस्टाग्राम हैंडल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।